यस बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हमने किया कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स कौन से होते हैं, कि दोज इंसेंटिव्स विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, जिनको मनी या मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और जो किसी एम्प्लॉय को वर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं. दीज आर ऑल मोटिवेटर्स. इन सम इंसेंटिव्स को हम क्या कहते हैं, मोटिवेटर्स हैं. देन अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट आर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि ये जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं ये दो तरह की नीड्स को पूरा करते हैं. कोई बच्चा बताएगा कौन सी वो दो तरह की नीड्स हैं मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग? कौन सी दो नीड्स को पूरा करते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स? एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड नहीं बेटी, फिजियोलॉजिकल नीड. और सेकंड कौन सी बताई थी? सेफ्टी नीड. बेटे अभी तो बताया. कौन सी दो नीड को पूरा करते हैं मॉनेटरी? जब देखो, जब पैसा मिलता है, बढ़िया सैलरी मिलती है, तो सबसे पहले इंसान अपनी ये वाली नीड पूरी करता है, अपना रोटी कपड़ा मकान. देन कोई देखता है कि मेरी जॉब की सिक्योरिटी है, मेरी लाइफ की सिक्योरिटी है, ऐसा तो नहीं मेरे को जॉब से हटा देंगे. तो ये सब क्या है, और उसको जितना पैसा मिलता जाता है उसकी इकोनॉमिकल नीड पूरी होती है, इकोनॉमिकल सेफ्टी रहती है, भाई रिटायरमेंट के बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, है ना. तो दो नीड मॉनेटरी इंसेंटिव से कौन सी दो नीड पूरी होती है? एक तो फिजियोलॉजिकल और एक सेफ्टी. बेटे अभी तो बताया, आप ध्यान से सुन नहीं रहे. देन आता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कौन से होते हैं? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर दोज इंसेंटिव्स which cannot be measured in the terms of money. अब जिसकी नीड्स पहले ही पूरी हैं, जिनकी फिजियोलॉजिकल नीड और इकोनॉमिकल नीड पूरी है, जिसको रोटी कपड़ा मकान बढ़िया मिल रहा है, उसको और पैसे दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि उसकी नीड तो वो पूरी है. तो ऐसे में उनको काम करने, ये पैसा मोटिवेटर नहीं होगा उसके लिए. फिर क्या मोटिवेट करेगा काम करने के लिए? काम तो करवाना है. तो कौन से मोटिवेटर यूज करने पड़ेंगे? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. अब ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कौन से हैं? इसमें सबसे पहला है स्टेटस. स्टेटस है पोजीशन ऑफ अ पर्सन. जैसे कभी किसी से पूछो कि क्या हो तुम, जैसे कभी कोई पूछता है जॉब करते हो, क्या करते हो, जैसे अब हम भी बताते हैं हम पीजीटी हैं. अब पीजीटी बताने की अपनी तड़ी रहती है कि हम बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं, हम ऐसे प्राइमरी में नहीं पढ़ाते. कभी पढ़ाया था. तो इसकी चौड़ रहती है अपनी, स्कूल में भी, है ना. प्रिंसिपल पीजीटी से थोड़ा और तरह से पेश आते कि नहीं, हाँ ये पीजीटीज हैं, सीनियर टीचर्स हैं. तो ये है स्टेटस. चाहे सैलरी उतनी भी मिलती हो टीजीटी जितनी कई बार सैलरी मिलती है पीजीटी को, कई बार ऐसा होता है बराबर मिल रही है, उससे हो सकता है कम भी मिलती हो, कई बार टीजीटी को ज्यादा मिलती हो, वो पुराना टीचर है, और पीजीटी अभी अभी लगा है, उसको कम भी मिल सकती है. लेकिन बस स्टेटस है, पोजीशन ऑफ अ पर्सन, कि क्या है, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या ये प्रेसिडेंट है. ये सब क्या है? स्टेटस है. और स्टेटस से क्या लगता है? चौड़ है. स्टेटस जो होता है ये इट कैन बी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है. जब लो से हाई पे बंदा जाता है, प्रमोशन होता है, स्टेटस बढ़ता है, तो क्या होता है? काम करने का मोटिवेशन मिलता है. समझ में आता है? क्योंकि स्टेटस से क्या होता है, स्टेटस से उसको, उसकी जहां जितना ज्यादा हाई स्टेटस होगा उसकी रिस्पॉन्स, उसका अथॉरिटी भी बढ़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है. ये मैंने आपको प्रमोशन में भी बताया था. स्टेटस में क्या होता है, जब हाई स्टेटस होता है, हाई स्टेटस, तो हाई स्टेटस पे क्या होता है? अथॉरिटी भी बहुत ज्यादा होती है, अथॉरिटी भी ज्यादा होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है ना. अब हमारे प्रिंसिपल सबसे हाई पोस्ट पे स्कूल में होते हैं, तो उनके पास अथॉरिटी भी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है. मैंने पहले भी आपको ये बता रखा है, स्कूल में कुछ भी हो जाए उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल पे आती है. क्लास में कुछ भी हो जाए तो टीचर पे जिम्मेदारी आ जाती है, अल्टीमेटली फिर भी प्रिंसिपल पे ही आती है. तो जो जितनी हाई पोस्ट पे होता है उसकी अथॉरिटी भी ज्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है. लेकिन जो भी हो, स्टेटस जो होता है वो किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए क्या करता है? मोटिवेट करता है. उस सब लोग सोचते हैं हमारी प्रमोशन हो, हमारा स्टेटस हाई हो, चाहे उसके लिए फिर उसको कुछ भी करना, कितना भी उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़े. हर एक की हायर रैंक की विश रहती है.
इससे उसका देखो, जब भी स्टेटस बढ़ता है, किसी का स्टेटस बढ़ता है, जैसे प्रमोशन होती है, स्टेटस बढ़ता है, तो उसकी अथॉरिटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और सैलरी भी बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है कि प्रमोशन हो जाए और सैलरी ना बढ़े, ज्यादातर हमेशा बढ़ती है ज्यादातर। समझ आ रहा है? देन आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या है, ये कैसे मोटिवेट करता है, कोई बच्चा बता सकता है? कोई सोच के बता सकता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या है? मैम अच्छा क्लाइमेट देना उनको। क्लाइमेट से क्या मतलब समझ रहे हो? मैम इन्वायरमेंट। क्या एनवायरनमेंट माने क्या? वो तो वर्क इन्वायरमेंट, एनवायरनमेंट। क्या समझते हो क्या? रिस्पेक्ट। अब जैसे कोई भी वर्क प्लेस है, उसमें काम करने का वातावरण, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ने का एक वातावरण है, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का एक एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आसपास हलचल मचती रहे, शोर मचता रहे, कहीं नल चल रहा है, कहीं बेल बज रही है, कहीं काम वाली इधर उधर घूम रही है, कहीं बातें कर रहे हैं लोग, तो क्या ये फेवरेबल एनवायरनमेंट होएगा मेरे पढ़ाने के लिए? ऐसे आपके घर में भी आसपास हल्ला चिल्ला मच रहा हो, तो क्या वो पढ़ने का फेवरेबल एनवायरनमेंट होएगा? ये तो ही फिजिकल एनवायरनमेंट की बात। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जहां हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वहां ऐसी भी बात है कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा ऑफिस है जहां लोग ना जब काम करते हैं, काम करने का बहुत शांत माहौल है, लोग एक दूसरे की बैक बाइटिंग नहीं करते हैं कि पीछे से उसकी बुराई कर रहे हैं, है ना? इसको कहते हैं एक काम करने का एक अनुकूल एनवायरनमेंट मिलना। कोई अच्छा काम करता है, उसकी तारीफ होती है ना? और काम करने की फ्रीडम है, कोई वो डिसीजन खुद भी ले पाते हैं लोग, तो ऐसी जगह पे। और फिर इसके अलावा है कि अवार्ड्स दिए जाते हैं, और इस तरह से जो है, जो इस तरह का माहौल हो, या ऐसी जगह हो जहाँ पे सिर्फ आपकी लैग पुलिंग होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ये अच्छा होगा या वो अच्छा होगा जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ, जहाँ पे कॉर्डियल रिलेशन है। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? जहाँ लोगों में क्या है, कॉर्डियल रिलेशन है, कॉर्डियल कॉर्डियल रिलेशन है, रिलेशंस हैं, और फ्रीडम फ्रीडम है, फ्रीडम टू डू अ वर्क, फ्रीडम ऑफ वर्क है कि वो अपने हिसाब से अपने काम को कर सकता है। कोई एम्प्लॉय ऐसे नहीं, मैंने कहा ऐसे ही करना है भाई, अगर तुम्हें अपने हिसाब से आप काम को कर सकते हो ऐसे। और कौन सा हो सकता है? अवार्ड्स दिए जाते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो अवार्ड भी दिए अपने आप जाते से हैं। कर सकते हैं। हाँ मैम अपने आप से तभी तो कर सकते हैं जब अथॉरिटी होगी। हाँ, ऐसे अथॉरिटी दी जाती है तब तो, जहाँ अथॉरिटी नहीं कोई दे रहा है कि नहीं जो भी काम करोगे मुझसे पूछ के करोगे, तो फिर वहां वो तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अच्छा नहीं हुआ ना, है ना? तो इस तरह से जो मैनेजर होता है, जहाँ पे जिस मैनेजर जो होता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को फेवरेबल बना के रखता है, वहां लोग काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। लेकिन जहाँ पे बैक बाइटिंग हो रही है, हर काम के लिए नहीं, पहले ऊपर से पूछो, इसके बिना कुछ हिल भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वहां पे काम काम का कॉर्डियल एनवायरनमेंट नहीं होता। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है, ये बहुत मोटिवेट करता है काम करने के लिए। देन आता है job enrichment. What do you mean by job enrichment? Job enrichment means increasing the importance of work. क्या है? Job enrichment means increasing the importance of work. Importance of work. काम की इंपॉर्टेंस बढ़ाना कि कैसे? कई कई जॉब ऐसी होती हैं जिसमें such a job wide scope for challenge. There should be a need of higher knowledge and experience, and the opportunity for personal development should be available. And they should be absolute. There should be absolute freedom to take decision. देखो कई कई jobs ऐसी होती हैं जहां पे job enrichment का opportunity मिलती है। मीन्स ऐसा ऐसा मिलती है कि उनको अथॉरिटी भी बहुत सारी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा उनकी
पर्सनल नॉलेज को भी उनकी भी ज्यादा जरूरत पड़ती है कि भाई उनकी नॉलेज अच्छी हो और एक्सपीरियंस की भी। और जब ऐसा सब होता है ना तो उसकी जो बंदा काम कर रहा होता है ना उसकी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत होती है। ऐसे काम को करने में भले उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक नाम है हमारी सिक्योरिटी में ही है और डॉवेल, शायद तुम्हें याद हो उसका नाम, पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। डॉवेल उनकी सरनेम है, जिन्होंने अभी जब हमारे कश्मीर को, कश्मीर से 300, हाँ कौन सा डॉवेल है करण? अजीत डोभाल, अजीत डोभाल करके नाम है उनका। दैट इज द सिक्योरिटी में ही है हमारे ये। और ये जो है इन्होंने 7 साल पता नहीं 11 साल पाकिस्तान में ये वो रख रहे थे बन के, हमारे यहाँ के गुप्तचर। और बाद में वहां पे रहे, इनको कोई पकड़ नहीं पाया, पहचान भी नहीं पाया। बाद में वो इंडिया में आए और इंडिया में भी इनका बहुत रोल रहा है। अभी भी जब धारा 370 हटी कश्मीर से, उसमें इनका बड़ा रोल रहा। तो इस तरह से जो ये उनका अगर आप काम देखो तो उनके काम में क्या है, बहुत बहुत नॉलेज भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, उनको बहुत दिमाग चाहिए। और ऐसे जब काम कभी मिलते हैं ना तो उससे क्या होता है, बंदे की क्या होती है, पर्सनल नॉलेज बढ़ती है और ऐसा काम करने के लिए इंसान मोटिवेटेड होता है। आप कभी उनको पूछोगे ना उनसे तो वो दिन में 20-20 घंटे काम करते हैं ऐसे लोग। तो ये होती है जॉब एनरिचमेंट। समझ आ रहा है? जॉब एनरिचमेंट माने क्या? मीन्स इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। उसके काम की इतनी, अपने काम की उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी देना कि उसके काम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, कि वो ऐसा काम करे कि उसके बिना चले ही ना। उसको सब जगह आप देखो, नरेंद्र मोदी के साथ तो दिन में कितनी बात होती होगी उनको, अमित शाह, पूरी फौज के लोग उनके साथ बात करते हैं। बहुत बहुत नामी गिरामी, कभी पढ़ना है गूगल में जाके इसके बारे में सर्च करना, अजीत डोवाल के बारे में। डोवाल ऐसे बोलते हैं, अजीत डोवाल। समझ में आ गया? जॉब एनरिचमेंट समझ आई कि ऐसा ऐसा जब कभी अपॉर्चुनिटी देना, मैनेजर जो है कभी किसी को उसकी एबिलिटी देख के उसको ऐसी कि उसको उसकी क्या है इंपॉर्टेंस, वर्क की इंपॉर्टेंस बढ़ाई जाती है। देन एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन क्या होता है? कि ऐसे ऐसे हम इसमें क्या काम आते हैं कि एम्प्लॉयज को ऐसा करना कि उसको कुछ लगे कि मैं भी कुछ हूं। कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना ही अच्छा काम कर ले, अच्छा करो तो भी कुछ नहीं, बुरा करो तो भी कुछ नहीं, गधा घोड़ा एक समान। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई बढ़िया काम करे तो उसकी तारीफ हो। तो इसमें कोई पैसा तो नहीं लगता है। तो जब कोई बढ़िया काम करे, जैसे अब हमारे स्कूल में अभी हमारे यहाँ कल स्कल्पचर, उसके लिए कंपटीशन के लिए स्कल्पचर मॉडलिंग में एक बच्चा हमारे स्कूल का, निहाल नाम है शायद, निहाल मुस्लिम बच्चा है। और वो बच्चा जो है फर्स्ट आया पूरे नेशनल लेवल पे। तो जब और उनके साथ आर्ट वाली हमारी मैम गई, अंजना मैम, तो उनको भी फिर हमारे सर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो इससे टीचर को भी लगता है कि हाँ मैंने काम किया, उस बच्चे को भी कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं सब बच्चे, सबने दिया। तो इस तरह से जब एम्प्लॉय जब कुछ अच्छा काम करे उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना, ये है। या उसका नाम, कुछ बहुत अच्छा करे तो उसका नाम, कि जैसे हमारे स्कूल में आप देखोगे ना तो बोर्ड लगा हुआ है, इंडियन टीचर्स की 100% रिजल्ट आया इस ईयर में। तो ये क्या, बोर्ड पे डिस्प्ले करना। देन उनको कोई मोमेंटोज देना, किसी ने बहुत काम किया तो उसको कोई ट्रॉफी दे देते हैं। तो ये भी सब क्या है, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। देन कोई सजेशन दे रहा है, ऑनरिंग द वैल्यूएबल सजेशंस, या उनकी सजेशंस को एक्सेप्ट करना। कोई सजेस्ट कर रहा है कि जैसे अब मैंने स्कूल में बोला था कि प्लांट्स ना सर ऐसे ऐसे हम प्लांट्स लगाएंगे, सर ने बोला आप देख के आओ, जब हमारी नई बिल्डिंग अभी हैंडओवर नहीं हुई थी। मैंने कहा सर हमें नई बिल्डिंग में प्लांट लगाने, बोले अच्छा आप देख के आओ। तो फिर मैंने जहाँ सजेस्ट किया तो वहां पे सब क्यारी बना के वहां लगाया। तो आज भी रवि सर और लोग ऐसे बोलते हैं, जया मैम और एक और सर है इसके बायो के पीजीटी है, गौतम सर है,
तो बोले गौतम सर और जया मैम, इनका बड़ा योगदान है, माली भैया तो करते ही है काम बहुत स्कूल के प्लांट्स के लिए। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये सब जो है, ये सब जो थे ऑनरिंग द वैल्यूएबल सजेशन, किसी के सजेशन किसी एम्प्लॉय ने दी, उसके सजेशन को मानना, तो ये भी क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है। कोई मानेगा और उसकी बात को माना जाता है किसी एम्प्लॉय की, तो आगे भी फिर वो एम्प्लॉय सजेस्ट करता है। और अगर किसी की कोई बात ही नहीं मानता, वो कहता है, वो सुनता है, फिर उसके बाद अपने आप अपनी मन मर्जी से सब काम चलता है, तो फिर आगे से कभी कोई एम्प्लॉय सजेस्ट नहीं करता, काम करने के लिए वो एनकरेज नहीं होता। दिस इज द एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इसमें एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। समझ आ गया? देन आता है जॉब सिक्योरिटी। ये क्या है? सिक्स्थ इंसेंटिव है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी से क्या समझते हो? उसकी जॉब नहीं जॉब जाएगी। सिक्योर है। यस, जॉब सिक्योरिटी मीन्स फीलिंग ऑफ परमानेंस एंड स्टेबिलिटी, कि वो परमानेंट रहने वाला है। जब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम करता है कि वो परमानेंट है, उसको हटाया नहीं जाएगा, तो वो उसको बिल्कुल अपना समझ के कि ये मेरा ऑफिस है, मेरा बिजनेस है, मेरा स्कूल है, मेरा हॉस्पिटल है, तो उसके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। लेकिन जहाँ कहते हैं तुम तो असाइनमेंट बेसिस पे हो, तुम यहाँ पे तुम यहाँ पे गेस्ट टीचर हो, तो फिर उनको कभी लगेगा हमारा है वो? कभी नहीं लगता उनको। गेस्ट टीचर है, नहीं लगेगा। कोई असाइनमेंट बेस पे काम कर रहा है, किसी को ऑन डेपुटेशन रखा गया है, नहीं काम करेगा, क्योंकि उसको वो अपना नहीं लगता। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है कि जब किसी को हम चाहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है कि उसको क्या देना, जॉब सिक्योरिटी देना, कि जब उसको लगता है कि उसको फियर नहीं रहता, डर नहीं रहता कि मेरा जॉब जाएगा, तो वो कैसे काम करेगा, अपनत्व से करेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। वो सोचेगा कि मैं क्या करूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की भलाई हो। समझ आ रही है? तो दिस इज द सिक्स्थ फैक्टर, सिक्स्थ इंसेंटिव, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। देन आता है एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, बता दोगे? What do you अगर mean? एम्प्लॉय के डिसीजन को लेना। हाँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में, मैनेजेरियल वर्क में एम्प्लॉय से डिसीजन मांगना, कुछ भी सजेशंस मांगना, उनको बोलना कि तुम पॉलिसीज बन रही हैं, कोई प्लान बन रहा है, उसमें उनको शामिल करना, उनके फिर जब वो सजेशन दे तो उसको ऑनर करना। दिस इज एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। अब किसी ऑफिस में कोई भी काम होता है, जैसे अब कल की बात थी, कल ना मैं 12th को पढ़ाती हूँ ना अकाउंट्स भी, तो मैं उनसे मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं, क्योंकि जितना पेपर में आना है उतना तो मैंने करा, जहां तक यूटी होना है उस उतना मैंने करा दिया है। आगे आज से मेरा था कि मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कराऊंगी, लेकिन फिर यूटी अनाउंस हो गई, तो मैं यही कंफ्यूजन में थी कि मैं 4 दिन में डिसोल्यूशन लगभग खत्म हो जाएगा, तो ये कराऊं कि मैं पिछला रिवाइज करवाऊं। फिर मैंने एक बच्चे का फोन आया, फिर मैंने उससे सजेशन लिया, जो भी बात थी। देन स्टिल आई टुक सजेशन कि बच्चा क्या चाहता है। फिर मेरे पास भी बुद्धि है, मैं भी सोचूंगी ना क्या करना चाहिए। बच्चे ने तो कहा मैडम आगे बढ़ जाओ। फिर मैंने क्या किया, 1-2 क्वेश्चन पिछले ले लिए, कुछ आगे बढ़ गई। तो दिस इज द जॉब ऑफ मैनेजर, कि वो सजेशन ले। एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन बहुत मस्ट है। एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन जहां नहीं होता है, एम्प्लॉइज को कभी वो अपनत्व लगता ही नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। वो लगता है कि ठीक है जी, इनका काम है, ये करें, हमें क्या फर्क पड़ता है जी, हमें आना है, हमें जो काम कहेंगे हम करेंगे, हम चले जाएंगे, ऐसा ऐसा एटीट्यूड हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि नहीं, ये तो हम जो बात कह रहे हैं उसको मानी जाएगी, नहीं ये तो हमारा ऑफिस है, हमारा बिजनेस है, और फिर उसके अपलिफ्टमेंट के लिए वो काम करते हैं, जब उनको शामिल किया जाता है। दिस इज एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। देन आता है एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट। एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट का क्या मीनिंग है? एम्पावरमेंट मीन्स मोर फ्रीडम टू टेक डिसीजन। हाँ, बोलो अनन्या। ना आप फ्रीडम बताना। देना। हाँ, फ्रीडम ऑफ बोलो बोलो,
क्या बोल रहे थे बेटा? मैम फ्रीडम टू टेक डिसीजंस। हाँ, फ्रीडम टू टेक डिसीजन उनको देना, ये एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट, कि जब एम्प्लॉइज को किसी भी डिसीजन को लेने की फ्रीडम दी जाती है, कुछ कुछ चीजों के लिए बोल दिया जाता है कि तुम देख लेना अपने आप से। जैसे समझ लो हमें ऑनलाइन क्लास का टाइम टेबल दे दिया सर ने, अब हमें बोल दिया कि आपको इस टाइम क्लास लेनी है। साथ में कभी सर ने ये भी पहले, अभी तो बहुत क्योंकि सबका फिर टाइम टेबल क्लैश करता, तब तो टाइम टेबल के हिसाब से ही बोला, अदरवाइज सर ने पहले बोला था कि आप देख लेना, आपको 2-3 सब्जेक्ट की आपकी क्लास लेनी है या 4 सब्जेक्ट की, जो भी आपके सब्जेक्ट है, आप अपने अपने सुविधा के हिसाब से भी देख सकते हो। हम कभी कभी ऐसे भी कर देते थे कई बार कि ठीक है आज नहीं ले पाए सुबह, तो चलो शाम को ले रहे हैं, पर ले लेंगे। तो दिस इज फ्रीडम टू टेक डिसीजन। ऐसा नहीं है लकीर क्या फकीर, नहीं बे नहीं, आपको यही समय लेनी है, मर्जी के भी इसी समय ही लो, दिस इज नॉट फ्रीडम। आपने इस टाइम ही क्यों नहीं ली? वो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस कई बार इसलिए भी करनी पड़ती क्योंकि क्लैश करता है टाइम, किसी की 9 बजे की है, उस टाइम मैं 9 बजे क्लास लेने लग जाओ कि नहीं मेरा तो फ्रीडम है, ऐसा नहीं है, 9 बजे किसी और की क्लास है ना। तो ये जब फ्रीडम होती है तो इससे क्या होता है, इट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज टू डू द वर्क। इससे क्या होता है, लोग जो होते हैं काम करना पसंद करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। अब हम ये पूरे के पूरे, अब आपको ये समझ में आ गए, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव समझ में आए, देन इसको फिर से देखते हैं हम एक बार कौन कौन से थे। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में कौन कौन से आते हैं, ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड। और ये जो है इंसेंटिव्स, इसमें से बहुत आता ही आता है क्वेश्चन। जैसे इसमें कौन कौन से इंसेंटिव्स बताए, स्टेटस, देन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, देन जॉब एनरिचमेंट, जिसमें आपको अपने अपने डेवलपमेंट का वो मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ये नहीं लिया ना मैंने, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, देन जॉब सिक्योरिटी, देन एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, देन एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। ये सारे क्या आते हैं, दीज आर द नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मॉनेटरी इंसेंटिव्स, जिसको अब अगर हम वैसे कहें मोटा मोटा हम दोनों को देख लें, तो these can be measured in the terms of money, these cannot be measured in the terms of money। नॉन मॉनेटरी को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, किसी को आपने स्टेटस दे दिया तो इसको कैसे मेजर करेंगे, किसी के लिए तालियां बजवा दी, इसको मेजर मनी के टर्म में तो मेजर नहीं कर सकते ना। ऐसे ही स्टेबिलिटी, ये जो होते हैं जो सूटेबिलिटी, जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं ना, वो किसके लिए सूटेबल होते हैं, वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है, पैसा दोगे वो काम करने के लिए एनकरेज होंगे, नहीं दोगे वो उनको मजा नहीं आएगा काम करने में। और दूसरा कहते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, दीज आर द इफेक्टिव इन द केस ऑफ द मैनेजर्स। जो मैनेजर है हाई पोस्ट पे काम करते हैं, उनको सैलरी ऑलरेडी बढ़िया मिल रही है, तो उनको कौन से इंसेंटिव्स वर्क करेंगे, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। देन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये बेसिस जरूर लिखने होते हैं जब भी आपका डिफरेंस पूछा जाता है, यू शुड राइट द बेसिस ऑफ डिफरेंस। जैसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दीज हेल्प इन सेटिस्फाइंग, ये जो होते लोअर लेवल के नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको फिजियोलॉजिकल नीड एंड दी सिक्योरिटी नीड। और दीज हेल्प इन सेटिस्फाइंग दी हायर लेवल नीड, इसमें बाकी बची हुई 3, एस्टीम, स्टेटस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस नीड्स को पूरा, इन 3 नीड को ये पूरा करते हैं नॉन मॉनेटरी। देन these are visible as they are measured in the terms of money, इनको जब मनी के टर्म में हम मेजर कर पाते हैं, और इनको जो है मनी के टर्म में मेजर नहीं कर पाते, they may not be visible, ये दिखते हैं क्योंकि हम इनको पैसे के तौर पे पैसा मिल रहा है दिख रहा है, गाड़ी मिल रही है दिख रहा है, इसमें नहीं दिखता कि लोगों को काम करने का अच्छा वातावरण मिल रहा है, तारीफ मिल रही है, सब दिखती नहीं है, लेकिन ये वर्क करती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारे ये दोनों इंसेंटिव्स ये यहीं पे खत्म होते हैं, और